केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। पश्चिम बंगाल में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आईपैक नामक राजनीतिक कंसल्टेंसी कंपनी के कार्यालय और उसके निदेशक तथा टीएमसी के आईटी सेल इंचार्ज प्रतीक जैन के घर दफ्तर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और छापेमारी के बीच हाथ में हरे रंग की फाइल उठाकर बाहर आईं, जिसे उन्होंने पार्टी के अहम दस्तावेज बताया। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी के दस्तावेज, हार्ड डिस्क, मोबाइल और चुनावी रणनीति से जुड़े कागजात जब्त कर रही थी और इसे राजनीतिक प्रतिशोध तथा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टीएमसी को निशाना बनाने की कोशिश बताया। उन्होंने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं और पूछा कि क्या ये ईडी का काम है। भारत में जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए गृह मंत्रालय ने आधिकारिक समय सीमा और प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके अनुसार पहला फेज यानी घरों की सूची तैयार करने का काम इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा, जिसे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। इस दौरान घरों की लिस्टिंग, उनके डेटा का संग्रह और आवास की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके ठीक पहले नागरिकों के पास स्वगणना का विकल्प भी 15 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे वे अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ये कदम जनगणना 2027 की तैयारियों का अहम हिस्सा है और इसे डिजिटल तरीके से संपन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण अधिक कुशलतापूर्वक हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जज कैश कांड के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया और संसदीय जांच समिति के गठन की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने उनकी समय बढ़ाने और व्यक्तिगत पेशी को टालने की मांग को ठुकरा दिया और उन्हें पहले से तय लिखित जवाब देने की अंतिम तारीख 12 जनवरी और 24 जनवरी को समिति के सामने पेश होने का निर्देश दोहराया, लेकिन इससे आगे किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी। अब दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अंतिम फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना उदाहरणित निर्णय सुनाएगी। ये मामला उस मार्च 2025 में उनके सरकारी आवास पर आग लगने के दौरान भारी नकदी मिलने के विवाद से जुड़ा है, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित आचरण के गंभीर आरोप उठे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उठी हिंसा में पुलिस ने सीसीटीवी, बॉडी कैम और वायरल वीडियो के आधार पर लगभग 30 पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर ली है। इन संदिग्धों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीम सक्रिय है और पहचान किए गए लोगों को हिरासत में लेने के प्रयास जारी हैं। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ की तैयारी है, क्योंकि वे कथित तौर पर घटनास्थल के आसपास मौजूद थे और पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। घटना के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ लोग उग्र हो गए थे, पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए और इस पर सपा नेताओं ने कहा है कि सरकार की कार्रवाई का जवाब तो होगा ही। स्थिति में तनाव का माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक गंभीर यौन अपराध का मामला सामने आया है, जिसमें एक 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर ने अपने नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार कोच ने उसे फरीदाबाद के एक 5 सितारा होटल में बुलाया, ये कहते हुए कि वो उसके प्रदर्शन पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन बाद में उसे कमरे में ले जाकर यौन शोषण किया और विरोध करने पर उसका करियर बर्बाद करने व परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को राष्ट्रीय संघ यानी NRAI ने सस्पेंड कर दिया है, जबकि जांच जारी है और होटल के सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। पीड़िता इस झटके के बाद सदमे में थी और बाद में उसने अपने परिवार को पूरी बात बताई। ये मामला बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा एक्ट यानी पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया है और जांच में गंभीरता से आगे बढ़ा जा रहा है। गुरुवार को देश भर के कम से कम 7 राज्यों में 11 अदालत परिसर को ईमेल के जरिए बम धमकी भेजे जाने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है। इन धमकियों में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सहित कई जिला एवं उच्च न्यायालयों को RDX जैसे विस्फोटक लगाने और उन्हें उड़ा देने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद संबंधित कार्यालय और कोर्ट परिसर को एहतियातन खाली कराया गया और पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड द्वारा खोज अभियान चलाया गया।
पुलिस तथा खुफिया एजेंसियां धमकी ईमेल भेजने वाले और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर जांच में जुटी हैं। हालांकि अभी तक किसी विस्फोटक सामग्री के पाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के कारण अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और जनता तथा न्यायिक कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार रात कुछ छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक नारे लगाने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये घटना जेएनयू कैंपस के साबरमती हॉस्टल के पास हुई एक सभा के दौरान हुई थी, जिसमें लगभग 30 से 35 छात्रों के शामिल होने की पहचान मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने की थी और उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया था। सुरक्षा विभाग ने आरोप लगाया कि नारेबाजी एकेडमिक अनुशासन का उल्लंघन थी और इससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। अब पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कहा है कि ऐसे वाक्यों को वो स्वीकार्य लोकतांत्रिक विरोध नहीं मानता। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में स्कीइंग करते समय हुए हादसे के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 49 वर्ष के थे। उनके साथ स्कीइंग के दौरान चोट लगने के बाद न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट का सामना करते हुए उन्होंने अंत सांसें छोड़ दी। इस दुखद घटना को अनिल अग्रवाल ने अपने जीवन का सबसे काला दिन बताया और सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। बेटे के निधन के बाद उन्होंने घोषणा की कि वो अपने और अपने परिवार की कमाई का 75% से अधिक हिस्सा समाज के कामों में दान करेंगे और अब और भी सादगी से जीवन बिताएंगे ताकि अग्निवेश के साझा सपनों को पूरा किया जा सके। अग्निवेश वेदांता समूह के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और उनके अचानक जाने से परिवार और व्यापार जगत में गहरा शोक है। अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और संस्थाओं से बाहर निकलने का बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकाय और 35 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर कहा है कि ये संस्थाएं अब अमेरिका के राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के खिलाफ काम कर रही हैं या अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इनमें देश की भागीदारी और वित्तीय सहायता समाप्त कर दी जाएगी। इस सूची में भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस यानी ISA भी शामिल है, जो सौर ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, लेकिन अमेरिका ने इसे भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे कई देशों को दूतावासिक और वैश्विक सहयोग के मोर्चे पर प्रभाव का आकलन करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े एक विधेयक, जिसे सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 कहा जा रहा है, को मंजूरी दे दी है, जिससे अब अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में उस बिल पर अगले हफ्ते वोटिंग होने वाली है। इस प्रस्तावित कानून के प्रमुख प्रावधानों में ये भी है कि जो देश रूस से कच्चा तेल, पेट्रोलियम या अन्य सामरिक वस्तुएं खरीदते हैं, उन पर अमेरिका अपने यहाँ आने वाले आयात पर 500% तक भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा सकता है। इसका सीधा असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि ये देश यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से ऊर्जा संसाधन और कच्चा माल खरीद रहे हैं। और अगर ये बिल कानून बन गया तो इन देशों से अमेरिका में होने वाले ट्रेड पर 500% तक शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे व्यापारिक रिश्तों और वैश्विक आर्थिक माहौल पर गहरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे रूसी झंडा वाले टैंकर मैरिनेरा, जो पूर्व में बेला वन था, को कब्जे में ले लिया है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए तेल लाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी तटरक्षक बल और नौसेना ने कई दिनों की पीछा और निगरानी के बाद इस जहाज को जब्त किया, जिसमें आरोप है कि इसने पहले अपना नाम और झंडा बदलकर पहचान छुपाने का प्रयास किया था। रूस ने दावा किया कि उसकी पनडुब्बी और युद्धपोत भी टैंकर की रक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन वे बचा नहीं पाए और अमेरिका की कार्रवाई के चलते इस घटना से यूएस-रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। ये कार्रवाई विवादित प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकने के हिस्से के रूप में की गई है और रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दे दिया है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इम्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आधिकारिक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म धुरंधर पर मिडिल ईस्ट के 6 देशों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में लगे प्रतिबंध यानी बैन को हटाने के लिए भारत सरकार से कूटनीतिक हस्तक्षेप करने की अपील की है।
इम्पा ने पत्र में बताया है कि फिल्म को भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से प्रमाणित करने के बाद रिलीज किया गया था और वो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही है। लेकिन खाड़ी देशों में अचानक रोक लग जाने से वो क्रिएटिव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं और इससे निर्माताओं और वितरकों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। एसोसिएशन ने कहा है कि ये देश भारत के मित्र राष्ट्र हैं, इसलिए सरकार संबंधित अधिकारियों से संवाद करे ताकि बैन हटवाया जा सके और भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई अनावश्यक बाधा न सामना करना पड़े। दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार की पत्नी और अभिनेता कुमार गौरव की मां शुक्ला कुमार का 8 जनवरी 2026 को निधन हो गया है, जिसे सुनकर पूरे बॉलीवुड और फिल्मी परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। शुक्ला कुमार लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रही थीं, लेकिन अपने परिवार के साथ राजेंद्र कुमार के करियर और जीवन में हमेशा एक मजबूत सहारा बनी रहीं। उनके निधन के बाद परिवार की ओर से 10 जनवरी को उनकी प्रेयर मीट आयोजित की गई है, जिसमें परिचित और फिल्म जगत के कई लोग शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत हासिल कर ली है,